जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग आज करने वाले हैं अध्याय 3 का मैराथन क्लास। अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, यह आपका मैराथन क्लास है और पूरा अध्याय यानी कि इस मैराथन में आपका तीसरे अध्याय में जो भी डाउट्स थे वो ख़त्म होंगे। बिल्कुल हम लोग जीरो से लेके पढ़ेंगे और बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं 70 में 70 पक्के। अगर इस अध्याय से कुछ भी आता है तो आप इसे नहीं छोड़ोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी का बटन जो है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो तुरंत सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले बात आती है मेरे साथी धातु। बात आएगी कि धातु किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका बनता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा धातु के बारे में, और बेहतर ढंग से हम आज समझने वाले हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथी कि जो पदार्थ सामान्यतः चमकदार होते हैं, धातु की एक एक चीज़ें हम लोग देखेंगे। जो पदार्थ सामान्यतः क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, गर्मी और बिजली के अच्छे चालक होते हैं, पीटने पर पतली चादर बन जाते हैं तथा तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये तो रहा केवल समझने के लिए अपनी बात कि ये कैसे होते हैं। अब इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे मेरे साथी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो धातु की परिभाषा अगर हमें लिखनी होगी तो हम लिखेंगे कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक हों, चादर हो, चमकदार हो, आघात वर्धनीय यानी कि पीट कर चादर बनाने वाले हों, और तन यानी कि तार बनने वाले हों, धातु कहलाते हैं। इस प्रकार से आप धातु की परिभाषा लिखेंगे मेरे साथी। और उदाहरण जैसे कि आप लोहा देख लीजिए, लोहा आपका एक धातु है जिसका प्रयोग हम औजार और मशीन बनाने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में धातु के उदाहरण में देखिए कई आपको उदाहरण देखेंगे ले के लिए मिल जाएगा। कापर है जो बिजली की तार बनाई जाती है, एल्यूमिनियम से बर्तन बनाया जाता है और हवाई जहाज भी बनाया जाता है। सोना जो होता है वो आभूषण के लिए किया जाता है, और चांदी जो है गहने और बर्तनों को भी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये रहा आपका धातु की परिभाषा और धातु। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान से समझने होंगे हमें कि धातु के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे मेरे साथी। चमकदार होती है, ठीक है, धातु कैसा होता है, कैसा गुण प्रवर्तित करता है, तो वो चमकदार होता है, जैसे कि सोना और चांदी। बिजली की चालक होती है, जो धातुएं होती हैं वे बिजली के चालक होती हैं, जैसे कि तांबा होगा। ठीक है, गर्मी का चालक होता है, कौन सा, गर्मी की चालक है, इसलिए बर्तन बनाते हैं। यानी कि अगर गर्मी की चालक ना होती तो बर्तन में हम भोजन कैसे पकाते। ठीक है, पीटने पर चादर बनती है, एल्यूमिनियम फाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी इसी में कि तार बनाए जा सके, तांबे का तार, जैसे कि ये गुण परिवर्तित कर देता है कि इसमें से तार बनाया जा सके, तो ये तांबे का तार बनाया जाता है। ठीक है, अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं पारा को छोड़ के। पारा एक ऐसा धातु है जो कि ठोस नहीं होता है। पारा को छोड़ के जितनी भी धातुएं होती हैं आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा इसी के साथ निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पदार्थ चमकदार हो, तार और चादर बनाए जा सके तथा बिजली गर्मी का आसानी से प्रवाहित करे, वही धातु कहलाता है। क्या मेरे सभी विद्यार्थियों को धातु के बारे में अभी कोई डाउट रह गया है? एक एक पॉइंट हम बहुत धीरे से चलेंगे मेरे साथी, क्योंकि आपका मैराथन क्लास है और अभी तक आपने क्या पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। अब आप क्या पढ़ रहे हो मायने ये रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी।
अब अधातु किसे कहते हैं? धातु और अधातु की जैसे बात आती है तो इसमें पहले क्वेश्चन आता है कि धातु किसे कहते हैं, और इसी में आता है दूसरा क्वेश्चन कि अधातु किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ चमकदार नहीं होते हैं, बिजली और गर्मी खराब चालक होते हैं, यानी कि बिजली और गर्मी नहीं देते हैं, तथा जिनसे तार या चादर नहीं बनती है उन्हें अधातु कहते हैं। यानी कि अगर एक बात ध्यान दिया जाए तो अधातु वे धातुएं होती हैं जो क्या होते हैं, बिजली अधातु जो धातु होता है धातु के सेम अपोजिट होते हैं, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए कि धातु की परिभाषा आसान शब्दों में, अगर आसान भाषा की बात करें तो वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। जो अभी मैंने बताने का प्रयास किया सेम वही चीज़ें लिखा कि वे तत्व, अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने में इसका प्रयोग किया, नाइट्रोजन हवा में, कार्बन कोयला, सल्फर क्या है कि पीला ठोस, फास्फोरस, ये सारी अधातुएं की उदाहरण हैं। अब अधातु के मुख्य गुण के बारे में देखिएगा मेरे साथी, अधातु के मुख्य गुण क्या हो सकते हैं। तो चमक नहीं होती है, तार या चादर नहीं बनती है, ठीक है, ये गुण में आप लिखेंगे। बिजली के खराब चालक होते हैं, ठीक है। कई अधातु गैस होती हैं, कई अधातुएं आपको देखने को मिलेंगी कि वो गैस अवस्थाएं में होती है। एक छोटा सा निष्कर्ष निकल के आता है एक लाइन का कि जो तत्व धातु जैसे गुण नहीं दिखाते हैं वे क्या होते हैं, अधातु कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे साथी, धातु हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया। अब हम कुछ बहुविकल्पीय करेंगे। बहुविकल्पीय देखते हैं मेरे कितने विद्यार्थी अभी तक पढ़ चुके हैं। हम अगर बहुविकल्पीय करेंगे, बहुविकल्पीय करने के बाद आगे की टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला बहुविकल्पीय, जैसा कि आपके समक्ष पहला प्रश्न उपस्थित है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या आप सही बता सकते हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर पारा, ठीक है, पारा होगा या फिर एल्यूमिनियम हुआ। तो मेरे साथी अभी आप जब धातु पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या देखा होगा, आपने अभी एक बात पढ़ी कि पारा को छोड़कर, क्या, पारा को छोड़कर जितने भी धातु होते हैं वे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी धातु होती है, तो पारा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारा, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए, क्या ये बात समझ में आई। चलिए दूसरे आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे साथी। दूसरा और तीसरा आपके समक्ष है। दूसरा क्या कह रहा है कि धातुओं की कौन सी विशेषताएं होती हैं। धातु जो होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, भंगुर होती है या ऊष्मा की सुचालक होती है या फिर विद्युत की सुचालक होती है या फिर गैस अवस्था में होती है। जो धातुओं होती है उनकी विशेषता क्या होती है मेरे साथी। उनकी अगर विशेषता की बात करें तो धातु जो होता है, देखिए यहाँ पे ऊष्मा का कुचालक लिखा है, ठीक है, कुचालक नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। भंगुर होती है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। गैस अवस्था में होती है, ये भी गलत हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत की सुचालक होती है। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही है। अगर आ रही है, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे साथी कि निम्न में से कौन अधातु है। आपको कुछ धातुएं दी गई हैं जिसमें से आपको ये बताना है किसमें से कौन सा ऐसा धातु जो मतलब कि दिया गया है, नाम है, सोडियम है, कैल्शियम है, सल्फर है या फिर मैग्नीशियम, जो कि अधातु हो।
क्या आप बता सकते हैं? क्या आपका सोडियम अधातु होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है पहला ऑप्शन। मैग्नीशियम क्या होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या कैल्शियम या सल्फर में से दो कौन होगा? तो मेरे साथी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सल्फर आपका अधातु है। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। और चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करके क्या बनाती है? जो धातुएं होती हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अम्ल बनाएगी? ये नहीं, ये तो गलत है। क्षार भी नहीं बनाएगा, तो बनाएगा लवण बनाएगा? ये तो तीनों बिल्कुल गलत है मेरे साथी। ना ही आपको पता है कि धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। अम्ल क्षार लवण नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? क्या सभी विद्यार्थियों को पता है? अगर पता है तो कमेंट में तुरंत फटाफट बताइए मुझे जरा। और नहीं पता है तो याद रखिएगा कि मिट्टी के तेल में रखने की बात आई है तो लोहे को तो रखते नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। तांबा को भी नहीं रखते और ना ही जस्ते को रखते, तो रखते किसे हैं? तो आपका सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपको ये बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो अगर अभिक्रियाशील में बात करें मेरे साथी, तो अभी इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कौन कम होता है। लेकिन बहुविकल्पी यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो देखिए आपका सोना होगा, ये नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगी और ना ही तांबा होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथी कि अधातु सामान्यतः कैसी होती है? चमकीली होती है? जी नहीं। तन्य होती है? जी नहीं। या फिर कुचालक होती हैं? या फिर ध्यानात्मक होती है? तो ये भी नहीं होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुचालक होती है। जो अधातु होती है वो सामान्य तौर पे कैसी होती है? कुचालक होती है, यानी कि धातु के अपोजिट होती है। ठीक है, अभी आपने परिभाषा पढ़ा है कि वे धातुएं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। और धातु क्या होता है? धातु में चमकीली होती है, तन्य होती है, सुचालक, ऊष्मा और विद्युत का होती है। लेकिन अधातु क्या होता है? कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 8 आपके समक्ष है कि जंग लगना किस धातु से संबंधित है? ठीक है, मतलब कि जंग मतलब लगना किस धातु से संबंधित है। अगर बात किया जाए जंग लगने की मेरे साथी, तो जंग तो आपके चांदी भी लगता है, लेकिन वो काली परत चढ़ती है, ठीक है, जिसको संक्षारण कहते हैं आप सभी। लेकिन जंग लगने की बात करें तो लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। जंग लगना किस धातु से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मिश्र धातु है। तो तांबा मिश्र धातु है? नहीं जी। लोहा मिश्र धातु है? जी नहीं। एल्यूमिनियम मिश्र धातु है? तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होती है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे और इसी के बाद हम लोग करेंगे अपनी अगली टॉपिक सक्रियता श्रेणी, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि धातुओं को पतली चादर में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि धातु जो होती है उनको पीटने की जो क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या किसी विद्यार्थी को पता है? तन्यता कहते हैं
या फिर चालकता कहते हैं, या फिर आघातवर्धनीयता कहते हैं, या फिर कठोरता कहते हैं। तो अभी आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, अभी जब धातु की परिभाषा पढ़ी होगी तो एक शब्द आपको देखने को मिला होगा, आघातवर्धन्यता। ठीक है, तो धातुओं की पतली चादर में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धन्यता कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो मेरे साथी, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी आते हैं, लेकिन मैं आपके मैराथन क्लास के साथ हर एक चैप्टर का 10-10 बहुविकल्पी करा रहा हूँ। अगर मैं आपको जो टॉपिक है समझा के उसमें से 10 बहुविकल्पी हर एक अध्याय से करा दिया जाए, तो आपके जितने अध्याय होंगे उसमें से कितने 10-10 से जोड़ लिया जाए तो आपके कहीं और से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, बहुत आसान शब्दों में पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी, जितने भी डाउट है आज होने वाला है समाप्त आपके केवल एक वीडियो में, और आप 70 में 70 प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को इस आधार पर रखा जाता है कि वे कितनी जल्दी रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या होती है सक्रियता श्रेणी? धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें से धातुओं को इस आधार पर रखा जाता है कि वे कितनी जल्दी रासायनिक अभिक्रिया करती है। जो धातु जल्दी प्रतिक्रिया करती हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो धातु क्या करती है, जल्दी से प्रतिक्रिया करती है, वह ऊपर रखी जाती है। अभी आपको सक्रियता श्रेणी में बताया जाएगा वो क्या होती है। ऊपर रखी जाती है जो जल्दी प्रतिक्रिया करती है, और जो कम प्रतिक्रिया करते हैं वे नीचे रखी जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने आगे। सरल परिभाषा अगर इनका कह दिया जाए लिखने के लिए मेरे साथी सक्रियता श्रेणी की, तो आप जो दिया हूँ उसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाने को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, घटते क्रम में। अब देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपके समक्ष उपस्थित है, जिसमें से आप अधिक सक्रिय, देखिए आप जो अधिक सक्रिय देख रहे हैं, ये जितने भी ऊपर आपको दिख रहा है वो अधिक सक्रिय है। जैसे कि पोटेशियम आपको ये दिख रहा होगा, ये अधिक सक्रियशील है, और जितने कम होते हैं उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि सबसे ऊंचे अधिक क्रियाशील वाला, उससे कम क्रियाशील, उससे नीचे ऐसे क्रम में रखा गया है। उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, तांबा, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, ये सोना सबसे कम सक्रियशील वाला धातु है। ठीक है, ये रहा आपकी सक्रियता श्रेणी के कुछ धातुएं जो घटते और बढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रही हैं। समझने का आसान तरीका अगर मैं आपको दूं मेरे विद्यार्थी, तो ध्यान से देखिएगा कि ऊपर की धातुएं जल अम्ल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। जो आपने सबसे ऊपर धातु देखा वो जल और अम्ल के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर लेती है, लेकिन आपने जो नीचे ऊपर की धातु, नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से हटा सकती है। जैसे ऊपर जो बलवान व्यक्ति होगा और एक कमजोर व्यक्ति होगा, तो बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को उठा के फेंक सकता है, उसी प्रकार से ऊपर की धातुएं नीचे वाली धातुओं को उसके यौगिक से क्या कर सकती है, हटा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रिएक्शन दिया है, और नीचे देखिए कि जिंक तांबे को हटा देता है। किस प्रकार से हटा देता है? क्योंकि जिंक ज़्यादा सक्रिय है। देखते हैं कि तांबा से जिंक क्या अधिक सक्रिय है, तो सक्रियता श्रेणी में आइए तांबा कहाँ पे है आपका? तांबा देखिए आपका चांदी के ऊपर तांबा है, लेकिन जिंक कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा? ऊपर, और तांबा कहाँ है? नीचे। इसलिए ये जिंक जो है इसकी सक्रियता श्रेणी अधिक है, किससे? तांबे से, जिस कारण से ये इनको उठा के फेंक सकता है। जिंक तांबे को उठा के फेंक सकता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं।
Zn+CuSO4। तो ये Cu को क्या किया है, जिंक ने उठा के फेंक दिया है किनारे और इनके साथ SO4 के साथ जुड़ गया है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी की उपयोग क्या है? भाई सक्रियता श्रेणी पढ़ तो रहे हैं, हमें क्या विद्यालय में बताया जाता है सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुएं क्या, मतलब कि कौन कौन सी धातु अधिक सक्रिय होती है बाकी, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या है। हम हर एक चीज़ बेसिक से आपको लेके चल रहे हैं मेरे साथी। आपका एक ये न्यू फाउंडेशन है जो आपको बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देने का कार्य कर रही है मेरे साथी। तो इस आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस फाउंडेशन को आप बहुत आगे लेवल तक ले जाइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिलती रहे। तो देखिए सक्रियता श्रेणी के उपयोग तो धातु निकालने में किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया को समझने में किया जाता है, जंग यानी कि संक्षारण का कारण जानने में किया जाता है, सही धातु का उपयोग चुनने में, और एक लाइन में बात किया जाए अगर ध्यान रखने योग्य बातें तो ध्यान से देखिए कि जो धातु जितनी ऊपर वही उतनी ज़्यादा सक्रिय, यानी कि जो जितना ऊपर रहेगा वही सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। अब देखिए आपके समक्ष एक बहुत ही शानदार, आपके समक्ष बहुत ही शानदार एक टॉपिक आता है अम्लराज। ठीक है, अम्लराज के बारे में, जिसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया तो पूछ सकता है अम्लराज किसे कहते हैं या फिर क्या होता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है एक्वारेजिया क्या है। तो ध्यान से देखिए मेरे विद्यार्थी कि इसमें आप क्या समझेंगे, क्या लिखेंगे। तो ध्यान से पहली बात तो यहाँ देना है कि अम्लराज जो है, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया दो तेज अम्लों का मिश्रण होता है। सबसे पहली बात तो ये कि दो तेज अम्लों का मिश्रण होता है जो सोना जैसी कीमती धातु को भी घोल सकता है। सोना जैसी कीमती जो धातु है उनको भी क्या कर सकता है, घोल सकता है। इसलिए इसे अम्लराज कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा। ठीक है, बात आती है कि अम्लराज कैसे बनता है। तो आप सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे जिसका सूत्र होता है HCl, और नाइट्रिक अम्ल लेंगे HNO3। ठीक है, इसका कितना अनुपात होगा ध्यान से देखिएगा, कितने अनुपात लेंगे तो आप HCl जो होंगे 3:1 यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का 1 भाग। ठीक है, 3:1 में ये आपको लेना होगा। अब बात यहाँ है कि अम्लराज की खास बात, साधारण अम्ल सोने को नहीं घोलते हैं। आपको पता है कि साधारण अम्ल जो होंगे वो सोने को नहीं घोल सकते हैं, लेकिन अम्लराज जो होता है वो क्या कर सकता है, सोने को घोल सकता है। लेकिन अम्लराज सोना और प्लेटिनम को भी घोल देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक लाइन की अगर बात की जाए तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण अम्लराज का निर्माण करता है। आइए बढ़ते हैं, अयस्क क्या है। अयस्क क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्यान से देखिए कि अयस्क वह खनिज पदार्थ होता है जिसमें से धातु को आसानी से लाभ के साथ निकाला जा सके, यानी जिस पदार्थ, ठीक है, जिस पदार्थ से धातु सस्ते और सरल तरीके से प्राप्त हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अयस्क। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे, और सरल भाषा में अगर लिखना चाहते हो मेरे विद्यार्थी तो देखिए कि वे खनिज जिनसे धातु का आर्थिक रूप से निष्कर्षण किया जा सके, वे खनिज से धातु का निष्कर्षण किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क का उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा मेरे विद्यार्थी, बॉक्साइट अयस्क होता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट जो अयस्क होता है इससे क्या किया जाता है,
एल्यूमिनियम निकाला जाता है। हेमेटाइट अयस्क होता है, इससे लोहा निकाला जाता है। कापर पाइराइट अयस्क होता है, इससे तांबा निकाला जाता है। और जिंक ब्लेड जो होता है, इससे जिंक का निर्माण किया जाता है, जिंक निकाला जाता है। ध्यान देने योग्य बात ये है मेरे विद्यार्थी कि हर खनिज अयस्क नहीं होता है। क्या होता है कि हर खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन हर अयस्क एक खनिज होता है। इस बात में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं कि हर अयस्क खनिज होता है, तो गलत हो जाएगा। हर खनिज अयस्क होता है, लेकिन हर अयस्क खनिज क्या होता है कि हर अयस्क एक खनिज होता है, लेकिन खनिज अयस्क नहीं होता है। अब बात आती है अयस्क क्यों जरूरी है। क्वेश्चन आएगा भैया कि अयस्क जरूरी है तो क्यों जरूरी है अयस्क। तो धातु क्या है, शुद्ध धातु प्रकृति में कम मिलती है, ठीक है। अधिकतर धातुएं अयस्क के रूप में मिलती हैं। आपको जो भी धातुएं मिलती हैं, वे शुद्ध रूप से आपको कभी नहीं मिलेंगी प्रकृति में, अयस्क के रूप में मिलेंगी, जिसका उद्योगों में धातु पाने का सही मुख्य स्रोत है। यानी कि इसका शोधन किया जाता है, तब जाके हमें धातु क्या मिलता है। बात आती है कि अयस्क से धातु निकालने की सामान्य प्रक्रिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि खनन से, जमीन से अयस्क निकाला जाता है, यानी कि खोदने पर अयस्क निकलता है। रेत, कंकड़, मिट्टी आदि सारी चीज़ें रहती हैं, कारखाने में जाता है, उसका शोधन किया जाता है, तब जाके हमें एक धातु प्राप्त होता है। संवर्धन, अशुद्धियाँ हटाना, धातु निष्कर्षण गर्म या रासायनिक विधि से निकाला जाता है। शोधन यानी कि धातु को शुद्ध बनाना, कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होते हैं धातु का निष्कर्षण में। एक छोटा सा निष्कर्ष निकल के आता है मेरे विद्यार्थी कि जिस खनिज से धातु आसानी और लाभ के साथ प्राप्त हो सके उसे अयस्क कहते हैं। आप एक लाइन में ये चीज लिख सकते हैं। अयस्क क्या होता है अभी आपने देखा। अब देखिए कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, तो अयस्कों से गैंग यानी कि अशुद्धियाँ हटाकर धातु की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। सरल भाषा में अगर बात की जाए तो गंदगी हटाना अयस्क का सांद्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है। अयस्कों का सांद्रण हम नहीं करेंगे तो क्या हमें धातु नहीं मिलेगा, या फिर अगर किया जाए तो क्यों आवश्यक है, ये बात है। तो धातु निकालना आसान हो जाता है। ईंधन क्या होता है, ईंधन और खर्च कम लगता है। धातु की शुद्धता बढ़ जाती है। धातु कर्म की पहली और जरूरी प्रक्रिया होती है। क्या ये सभी बात विद्यार्थियों को समझ में आ रही है। अब देखिए मेरे सभी साथियों कि कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो जो कम सक्रिय धातु होते हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। कम सक्रिय धातु कौन कौन सी होती हैं। तो जो धातुएं क्रियाशीलता यानी कि श्रेणी में नीचे होती हैं और आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हें कम सक्रिय धातुएं कहते हैं। जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा, उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे कि तांबा, पारा, चांदी, सोना आदि, ये सब कम सक्रिय धातु हैं। कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण क्या है। तो अयस्क में कम सक्रिय धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण की सामान्य विधि देख लीजिए मेरे साथियों। निष्कर्षण का सामान्य विधि है कि कम सक्रिय धातुओं को अयस्क प्रायः ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं। इसका निष्कर्षण भूनन, गलन और अपचयन से किया जाता है, ठीक है। इस सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका प्राप्त निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है सिनेबार क्या होता है।
किसी को पता है शनिवार के बारे में? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ। शनिवार पारे का मुख्य अयस्क होता है। क्या होता है? शनिवार पारे का मुख्य अयस्क होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? पारा सल्फाइड। और रासायनिक सूत्र होगा HgS। ठीक है, और इसका कौन सा रंग होगा? तो लाल और सिंदूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे सभी साथियों। प्रकृति में क्या है? इसके प्रकृति नाम सल्फाइड अयस्क होता है। अगर अगर मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन दे दूं तो कैसा रहेगा? सबसे पहले यहाँ देखिए, टू होता है 2HgS। ठीक है, उसके ये क्या है? पारा सल्फाइड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2HgO प्लस SO2 प्राप्त होगा। अब जो आपको प्राप्त हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे? यही आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, और जो प्राप्त हुआ है 2HgO, इसको हम फिर से तापमान पर गर्म करेंगे, यानी कि 2HgO एक प्रकार का रिएक्शन है मेरे साथी। ठीक है, देखिए तो क्या प्राप्त होगा? आपको 2Hg प्राप्त हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे सभी साथियों। शनिवार से पारे का निष्कर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला चरण देखिए, पहला चरण में क्या होता है? भूनन। शनिवार को वायु में गर्म किया जाता है, जैसा कि अभी आपका जो पहला रिएक्शन था मैंने करके दिखाया। शनिवार को हमने सबसे पहले क्या किया? वायु में गर्म किया, फिर अपचयन किया। उसके बाद हमने क्या किया? दूसरा रिएक्शन में अपचयन किया। ठीक है, अपचयन करने के बाद बने हुए पारा ऑक्साइड यानी कि 2Hg क्या था? 2HgO, यही तो था। बने क्या है? पारा ऑक्साइड को गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है, हो जाता है। ठीक है, पारा द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। इसके बाद आपने जो प्राप्त किया था 2Hg, ये आपका पारा प्राप्त होता है द्रव अवस्था में। दूसरा और पहला और दूसरा दोनों अभिक्रिया हमने आपको करके दिखाया है अभी सबसे पहले। क्यों शनिवार महत्वपूर्ण है? भाई शनिवार क्यों महत्वपूर्ण है? दिमाग में आपके ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन इतना छोटा टॉपिक आपको कोई बताता नहीं है मेरे विद्यार्थी। लेकिन दिमाग में जो भी आने वाला है मैं हर एक चीज, हर एक टॉपिक को निचोड़ के रखने वाला हूँ। तो देखिए, यह पारे का मुख्य अयस्क होता है और कम सक्रिय धातु का उदाहरण भी है, और बोर्ड परीक्षा में बार बार ये पूछा भी जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए एक छोटा सा लाइन है कि आप छोटा सा नाम याद रखिएगा कि शनिवार पारे का मुख्य सल्फाइड अयस्क होता है, जिसका रासायनिक सूत्र HgS होता है। बस आपको ये छोटा सा लाइन याद रखना है। कॉपर ग्लास क्या होता है? किसी को पता है कि कॉपर ग्लास क्या होता है? कॉपर ग्लास तांबे का मुख्य अयस्क होता है, सबसे पहली बात। और रासायनिक नाम होगा कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड सूत्र होगा Cu2S, Cu2S, यानी कि कॉपर सल्फाइड। प्रकृति में सल्फाइड अयस्क होता है। रंग इसका किस प्रकार का होता है? काला होता है, धूसर होता है। अब ये धूसर रंग पूछोगे कैसा होता है, तो मतलब कि काले से मतलब हल्का जो धुंधलापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा, अन्य नाम से भी इसको जानते हैं। एक इसका ये भी नाम होता है चाल्कोसाइट। ठीक है, कॉपर ग्लास से तांबे का निष्कर्षण संक्षेप में आपको दिया गया है मेरे साथी। किस प्रकार से इसका हम निष्कर्षण करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। पहला चरण है सांद्रण। सांद्रण में क्या होगा कि सल्फाइड अयस्क होने के कारण झाग क्या है? सल्फाइड अयस्क होने के कारण झाग प्लावन विधि से सांद्रण किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2Cu2S, ठीक है, प्लस 3O
गैस जो होता है गर्म करते हैं यानी कि सांद्रण करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिएगा मेरे विद्यार्थी, क्या प्राप्त होगा, 2Cu2O और साथ में प्राप्त हो जाएगा आपका 2SO2। ठीक है। अब आपका जो प्राप्त होगा दूसरे चरण में हम भुनन करेंगे, यानी कॉपर ग्लास को क्या करेंगे, वायु में गर्म करेंगे फिर से। तो आपको अभी जो प्राप्त हुआ था, एक मिनट मेरे साथी, एक मिनट भैया, जो प्राप्त हुआ था उसके बाद हम लिखेंगे 2Cu2 प्लस क्या, O2 O, ठीक है, प्लस क्या करेंगे Cu2S। अब इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन ध्यान से देखिए मेरे पास साथियों, 6Cu उसके बाद प्लस H2O। इस प्रकार से आपको कुछ प्राप्त होंगी, जैसा कि आप तीसरे चरण में देख रहे हैं कि कुछ मात्रा में बचा हुआ क्या है, Cu2S बने हुए Cu2O को तांबे में बदल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे सभी साथियों। इसे स्व अपचयन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्व अपचयन भी कहते हैं। परीक्षा के लिए बहुत जरूरी बिंदु है कॉपर ग्लास Cu2S। कॉपर ग्लास का सूत्र Cu2S होता है। तांबे का सल्फाइड आयन, ये कॉपर ग्लास जो होता है, स्व अपचयन की प्रक्रिया इसमें होती है और SO2 गैस इसमें से निकलती है। जैसा कि आप रिएक्शन में SO2 आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। अगर एक लाइन की बात करें साथी, तो आप एक लाइन में यही कह सकते हैं कि कॉपर ग्लास तांबा का सल्फाइड अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र Cu2S होता है। अगर आपको इसमें से 3 से 4 अंक में अगर उत्तर रेडी करना हो तो आपको कुछ ये इस प्रकार से लिखना होगा कि कॉपर ग्लास तांबे का मुख्य अयस्क है, यह सल्फाइड अयस्क होता है जिसका सूत्र Cu2S है। इसके निष्कर्षण में झाग प्लावन विधि से सांद्रण, भुनन तथा स्व अपचयन द्वारा तांबा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से अगर आपको 3 से 4 नंबर में पूछे तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना होगा। अब मध्य धातुओं का निष्कर्षण, जो बीच की धातुएं होती है, न ज़्यादा न क्रियाशील होती है न ज़्यादा कम क्रियाशील होती हैं, तो उनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो मध्य सक्रिय धातु कौन सी होती है, तो ये धातुएं कम सक्रिय और बहुत सक्रिय धातुओं के बीच आती हैं। ठीक है, ये जल या हवा से बहुत तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अवशोषण कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण में कौन कौन सी ऐसी गैसें थी मेरे साथी, तो आपको देखिए, तांबा हुआ, सीसा हुआ, जिंक हुआ, चांदी हुआ, ये न ज़्यादा सक्रिय है और ना ही कम, ये मध्य की है, कम। ठीक है, तो कक्षा 10 का जो अक्सर ZnPb यानी कि सीसा, Z यानी कि जिंक, Cu यानी कि तांबा पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप ये चीज़ें आपको बोर्ड पे एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही चीज़ें, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यंत सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होते हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे और वे कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, ये धातु जल, हवा और अम्ल से तेजी से प्रतिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, इन्हें सीधे अपचयन से निकालना मुश्किल होता है। उदाहरण सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसकी गतिविधि बहुत अधिक होती है, इसलिए इसके निष्कर्षण में विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई प्रकार की तकनीक की आवश्यकताएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे अत्यंत सक्रिय धातु का निष्कर्षण, ये धातु प्रायः ऑक्साइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इनका निष्कर्षण रासायनिक अपचयन या इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। अगली आपकी टॉपिक है विद्युत अपघटनी अपचयन। तो वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के यौगिक से धातु प्राप्त की जाती है। यह विधि
खासकर अत्यंत सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम की निष्कर्षण में उपयोगी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों आवश्यक है मेरे साथी, तो इसके बारे में आपको बता दूं तो अत्यंत सक्रिय धातुएं होती हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, कार्बन यानी कि कार्बन या CO से अपचयित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें निकालने के लिए विद्युत अपघटनी करना पड़ता है। ठीक है, प्रक्रिया कैसी होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथी कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है। धातु के यौगिक यानी कि अक्सर पिघला हुआ लवण को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह से क्या फिर होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मेरे साथी ध्यान से देखिएगा आप, क्या होगा कि कैथोड माइनस पर अपचयन होता है यानी कि धातु प्राप्त होती है, एनोड प्लस पर ऑक्सीकरण होता है। उदाहरण जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम धातु का निष्कर्षण NaCl से, ठीक है, NaCl से, तो यहाँ पे देखिए Na पर आपको कैथोड की अगर दिखा दे NaCl से इलेक्ट्रोलाइट पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए Na यहाँ पे करेंगे Na प्लस कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपको एक चीज प्राप्त होगा, क्या, Na अपचयन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, कैथोड पर। अब देखिए यहाँ पे एनोड होगा, एनोड पर 2Cl माइनस 2Cl माइनस, जो कि आप अभी पढ़े हैं कि एनोड पे क्या होगा, प्लस, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त आपको हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं मेरे सभी साथियों। बात आती है कि धातु का परिष्करण यानी कि शोधन क्या है, तो धातुओं का परिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्ची अशुद्धि धातु से अशुद्धियां हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। जब अयस्क से धातु निकाली जाती है तो उसमें मिट्टी, रेत, कार्बन, सल्फर आदि अशुद्धियां मिली रहती हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया को धातुओं का शोधन कहते हैं। धातुओं का शोधन क्यों आवश्यक है मेरे साथी, तो धातु का शोधन आपका इसलिए आवश्यक है क्योंकि धातु का उपयोग क्या है, उपयोग योग्य बनाने के लिए किया जाता है। धातु की मजबूती, चमक और चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। विद्युत तार, औजार, मशीन बनाने में किया जाता है। धातुओं के परिष्करण के मुख्य विधियां क्या क्या हैं, तो पहला देखिए भौतिक विधि, मेथड है भौतिक विधि क्या है, इसमें धातु को पिघलाकर भारी अशुद्धियां नीचे बैठा दी जाती है, हल्की अशुद्धियां ऊपर तैर जाती हैं। जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वे ऊपर की ओर तैर जाती हैं। अब देखिए आसवन विधि, जिस धातुओं का क्वथनांक कम होता है, ठीक है, धातुओं को क्या करते हैं, गर्म करके वाष्प बनाया जाता है और फिर ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण में जस्ता यानी कि Zn और पारा Hg होता है। अब देखिए द्रवीकरण विधि होता है। द्रवीकरण विधि में क्या होता है कि जिस धातुओं का गलनांक कम होता है, धातु को ढलवा तल पर गर्म करते हैं, शुद्ध धातु पिघलकर क्या हो जाता है, नीचे
बह जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि टिन, SN और शीशा टिन। अब देखिए विद्युत अपघटनी से शोधन किस प्रकार से होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है, परीक्षा में भी ज़्यादा पूछी जाती है। अब देखिए परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती है, प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया होगी क्या है, एनोड कैथोड। ठीक है, अभी आपने जो एनोड कैथोड पढ़ा शायद मेरे ख्याल से बीच में कुछ मिस्टेक्स हुए हैं टाइपिंग में। क्या है कि अभी आपने एनोड पर माइनस पढ़ा था, कैथोड पे प्लस पढ़ा था, तो बिल्कुल गलत है। कैथोड पे क्या होगा, माइनस होगा, एनोड पे प्लस होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने पीछे बताया है उसमें थोड़ी गलती हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अब देखिए आगे मेरे साथियों, धातु का क्या होता है। धातु एक होती है अशुद्ध धातु जैसे कि एनोड, और शुद्ध धातु की पतली पट्टी जैसे कि कैथोड। धातु का घुलनशील लवण इलेक्ट्रोलाइट, और उदाहरण के लिए तांबे का शोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन की प्रक्रिया की जाती है। आपको एक मैं ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में बता दूं, जैसे अभी आपको रिएक्शन मैंने कराया है, जैसे कि Al ले लेते हैं, Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें मेरे साथी, तो आपका एक Al प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपके कैथोड के लिए होगा। ठीक है, कैथोड के लिए होगा, यानी कि इसमें अपचयन किया गया है इस रिएक्शन में। अब ऑक्सीकरण करेंगे तो किस प्रकार से होगा मेरे साथी। आप ऑक्सीकरण करेंगे, देखिए एनोड पर O2, उसके बाद तीर का निशान हाफ, O2+2 इलेक्ट्रॉन। आपका ये किसके लिए है, ऑक्सीकरण, ये एनोड के लिए ये रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं मेरे साथी। अशुद्धियाँ नीचे एनोड कीचड़ के रूप में जमा हो जाती है। क्षेत्रीय शोधन, ध्यान पे देखिएगा, क्षेत्रीय शोधन अर्धचालक धातुओं के लिए अशुद्धियाँ पिघले भाग में इकट्ठा यानी कि एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, एक नज़र में तालिका आपको देखने को मिल रहा होगा। भौतिक विधि टिन शीशा, और आसवन विधि जस्ता पारा आपको देखने को मिल रहा होगा। द्रवीकरण विधि टिन शीशा, विद्युत शोधन विधि तांबा चांदी, क्षेत्रीय विधि सिलिकॉन। ठीक है, अगर एक लाइन में उत्तर की बात करें मेरे साथी, तो ध्यान से देखिएगा कि अशुद्धि धातु से अशुद्धियाँ क्या है, अशुद्ध धातु से अशुद्धियाँ हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का परिष्करण या शोधन कहते हैं। संक्षारण क्या होती है, तो जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, आपको कई बार बताया जा चुका है। देखिए संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण, हवा, नमी, अम्ल, गैस आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और उस पर अवांछित परत बन जाती है। सरल शब्दों में अगर बात करूं मेरे साथी, तो धातु का वातावरण से प्रतिक्रिया क्या होती है, धातु से वातावरण की प्रतिक्रिया करके खराब हो जाना यानी कि संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कैसा है, तो लोहे पर जंग लगना। क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ना, तांबे पर हरे रंग की परत जमना। जंग क्या है, देखिए जंग युद्ध वाला की बात नहीं कर रही है, संक्षारण की बात कर रहा है मेरे साथी। तो लोहे पर संक्षारण को जंग लगना कहते हैं मेरे साथी। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से बचने के लिए धातु को हवा और नमी के संपर्क से अलग किया जाता है। तेल क्या है, पेंट तेल ग्रीस लगाना, धातु की सतह पर परत बना दी जाती है, हवा और गर्मी अंदर नहीं पहुंचती है। उदाहरण क्या हो, पुल रेलिंग मशीनें। ठीक है, नंबर दूसरा देखिए जस्तीकरण किया जाता है संक्षारण से बचने के लिए। कैसे, लोहे पर जस्ते यानी कि Zn की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता पहले नष्ट होता है, लोहा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए पानी की टंकी तार।
ठीक है, पानी की टंकी के लिए किया जाता है, तारों पर किया जाता है। नंबर 3 देखिए विद्युत लेपन, यानी कि धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए लोहे पर क्रोम, पतली पीतल पर चांदी, ठीक है, पीतल पे चांदी। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखिए मेरे विद्यार्थियों, मिश्र धातु बनाना, धातु में दूसरी धातु मिलाकर संक्षारण रोधी बनाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील लोहा प्लस क्रोमियम निकेल, ठीक है, कैथोडिक संक्षारण, ठीक है, लोहे को कैथोड बना दिया जाता है। अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम और जिंक जोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए जहाज पाइपलाइन में किया जाता है। एक नज़र देखा जाए मेरे साथी एग्जाम पैटर्न के लिए, तो ध्यान से देखिए क्या है एक नज़र में कि संक्षारण का रेडॉक्स प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है। इसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है। नमी और ऑक्सीजन जो नमी और ऑक्सीजन आवश्यक होती है, इससे धातुओं की मजबूती और आयु क्या होती है, घटती है। एक लाइन में अगर बात किया जाए मेरे विद्यार्थी, तो धातु का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? बात आएगी कि मिश्र धातु क्या होती है, तो मिश्र धातु वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक धातुओं या धातु प्लस अधातु को निश्चित अनुपात में पिघलाकर बनाया जाता है, ताकि प्राप्त पदार्थ के गुण शुद्ध धातु से बेहतर हो जाए। ठीक है, सरल शब्दों की बात की जाए, सरल शब्दों में आइए समझते हैं। गुण सुधारने के लिए धातुओं को मिलाकर बनाया गया पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? तो मिश्र धातु इसलिए बनाई जाती है मेरे साथी कि मजबूती बढ़ाने के लिए, संक्षारण यानी कि जंग से बचाने के लिए, गलनांक घटाने बढ़ाने के लिए, चमक और कठोरता बढ़ाने के लिए। प्रमुख मिश्र जो धातु के उदाहरण देख लीजिए मेरे साथी। कुछ उदाहरण आपके मिश्र धातु के घटक उपयोग पीतल तांबा प्लस जस्ता, यानी पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से, जिसका हम बर्तन और सजावट में प्रयोग करते हैं। कांसा बना होता है तांबा और टिन से, ठीक है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मूर्ति पादप में करते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? लोहा क्रोमियम, एक मिनट, लोहा क्रोमियम निकेल से, ठीक है, निकेल से बना होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब पढ़ते हैं मिश्र धातु के गुण के बारे में। मिश्र धातु के गुण: अशुद्ध धातु से अधिक मजबूत, अक्सर जंग नहीं लगती है, विद्युत चालकता कम हो सकती है और गलनांक सामान्यतः कम हो जाती है। एक लाइन की बात की जाए, अगर एक लाइन में समझना हो तो क्या लिखेंगे मेरे साथी कि दो या दो से अधिक धातुओं या धातु व अधातु को मिलाकर बना पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, और यहीं पे आज आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आपको एक चीज़ ध्यान से देखना हो मेरे साथियों, आपको मैं सक्रियता श्रेणी जब मैं पढ़ा रहा था तो टाइपिंग में एक प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम थी? तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं तुरंत। सक्रियता श्रेणी, ये रहा आपका सक्रियता। क्लास यहीं पर समाप्त होता है मेरे साथी। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतरीन, ज़बरदस्त, मस्त और मददगार रहा होगा। आज की मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी था, धातु और अधातु के लिए। आपने अगर धातु और अधातु कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है और बेहतर ढंग से पढ़ लिया है, तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे विद्यार्थियों। तो एक प्यारा सा लाइक
अगर नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक मैं इसलिए कहता हूँ, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं अगले दिन ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ कि आज 50 लाइक आए हैं तो कल 100 भी आएंगे, ये सोचकर मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे साथी। तो लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक मैराथन प्रोवाइड करने में 8 से 9 घंटे की मेरा स्टडी रहता है। ठीक है, पीडीएफ बनाना, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक दो पॉइंट आपको पीडीएफ में गलती देखने को मुझे खुद मिल जाती है, मैं दूसरे से क्या बताऊं। ठीक है, आपको तो मिलेगी, मुझसे खुद मिल जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी का सहयोग साथ रहा मेरे विद्यार्थियों, तो आप सभी के लिए मैं और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।